तक लाजमी देखना है। इस गेस्ट पेपर में जो ये एंड के क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15 और 16, ये जितने भी क्वेश्चन है, राइट अ लेटर, राइट अ एप्लीकेशन, राइट एन एसे, राइट अ डायलॉग, ठीक है, राइट अ पैराग्राफ, ये किसी भी टॉपिक पे आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है। इस वीडियो के एंड में हमने मल्टीपल एप्लीकेशन, लेटर ऐसे दिए हुए हैं जिनको आप याद करके इजीली इन क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो कॉज एंड इफेक्ट का है। कॉज होता है वजह और इफेक्ट होता है असर, ठीक है। तो आपका ये क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है, राइट कॉजेस ऑफ गिवन इफेक्ट्स, यानी कि कुछ इफेक्ट दिया होगा और आपने उसकी कॉज लिखनी होगी। इधर हमने हर इफेक्ट की 2 कॉजेस लिखी हैं ताकि आपको ये क्वेश्चन इजीली समझ आ जाए। जैसे कि पहला इफेक्ट है ही फील्स टायर्ड टुडे व्हाई, ठीक है। तो हमने इसका जो कॉज लिखी है, ही हैज़ वर्क टू हार्ड, कि उसने बहुत मेहनती काम किया है, या ही हैज़ नॉट स्लेप्ट वेल लास्ट नाइट, कि वो कल रात से ठीक तरह से सोया नहीं है, इस वजह से वो क्या है, वो बहुत थका हुआ है, ठीक है। जो दूसरा इफेक्ट है वो है माई कार विल नॉट स्टार्ट वाई, ठीक है, कि मेरी कार स्टार्ट नहीं हो रही, क्यों, ये इफेक्ट है। अब हमने इसकी वजह लिखनी है, इट हैज़ नो फ्यूल, ठीक है, कि उसमें फ्यूल नहीं है। या दूसरा रीज़न, इट्स पावर वायर इज़ नॉट वर्किंग, कि उसकी पावर वायर जो है वो वर्क नहीं कर रही, जिसकी वजह से कार क्या है, स्टार्ट नहीं हो रही, ठीक है। इसी तरह से जो तीसरा इफेक्ट है, द लायर्स आर ऑन स्ट्राइक, जो वकील हैं वो स्ट्राइक्स पे हैं, ठीक है। तो इसकी भी हमने एक कॉज लिखी है, दे आर रेजिंग द वॉइस अगेंस्ट गवर्नमेंट सिस्टम, ठीक है, कि वो गवर्नमेंट सिस्टम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रही हैं, इसलिए वो स्ट्राइक पे हैं। और दूसरी रीज़न लिखी है, दे आर फाइटिंग फॉर देयर राइट्स, कि वो अपनी राइट्स के लिए फ़ाइट कर रहे हैं। तो आप ये जो सेकंड कॉज है, ये आप किसी भी प्रोटेस्ट के मुतल्लिक अगर हो, या स्ट्राइक के मुतल्लिक जुमला आया हो, तो आप ये लिख सकती हैं, ठीक है। इसी तरह मुख्तलिफ इफ़ेक्ट्स दिए हुए हैं और नीचे हमने कॉजेज़ लिखी हुई हैं। आपके अगर पेपर में ये क्वेश्चन आता है तो इसी तरह से आएगा कि इफ़ेक्ट्स दिए होंगे, तो आपने कॉजेज़ लिखनी होंगी। कॉज आपने एक ही लिखनी होगी, ठीक है। यहाँ पे हमने 2 इसलिए दे दिए हैं कि आपको पता चल जाए कि आपने ये अपनी तरफ से बनाना है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। और ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से भी आ सकता है कि राइट इफ़ेक्ट्स ऑफ गिवन कॉजेज़, ठीक है, यानी कि कॉज दी होगी और आपने इफ़ेक्ट लिखना होगा। वहाँ पे इफ़ेक्ट दिया हुआ था और आपने कॉजेज़ लिखनी थी, यहाँ पे कॉज दी होगी और आपने इफ़ेक्ट लिखना होगा। जैसे कि फ़र्ज़ कर लें, ही हैज़ वर्क टू हार्ड, कि वो बहुत ज़्यादा काम करता है, तो इसका हमने इफ़ेक्ट्स लिख दिया, दैट्स व्हाई ही फील टायर्ड टुडे, इसीलिए वो आज थका हुआ महसूस कर रहा है। इस तरह हमने एक और कॉज है, आई वाज लेट फ्रॉम स्कूल, तो इसका इफ़ेक्ट क्या होगा, माई क्लास टीचर इज़ एंग्री एट मी, ठीक है, कि कॉज ये थी कि मैं जो था वो स्कूल से लेट हूँ और मेरा जो टीचर है वो मुझ पे गुस्सा करेगा, ये इफ़ेक्ट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से भी ये क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा ये क्वेश्चन किसी और तरह से भी आ सकता है, मीन्स कि आपको कोई पैराग्राफ दिया जाए, कि फ़र्ज़ कर लें पोल्यूशन पे आपको पैराग्राफ दिया जाए, ठीक है, या टेररिज्म पे दिया जाए, और आपको कहा जाए जी आपने कॉज एंड इफ़ेक्ट को मद्देनज़र रख के पैराग्राफ लिखना है पोल्यूशन पे, तो उसमें क्या होगा कि आपने पोल्यूशन की वजह और असरात लिखने हैं। कॉज एंड इफ़ेक्ट के जैसे मैंने आपको बताया था कि मतलब है वजह और असरात, कि पोल्यूशन किस वजह से होती है और पोल्यूशन के असरात क्या होते हैं, ठीक है, या टेररिज्म किस वजह से होती है और टेररिज्म के असरात क्या होते हैं, कॉज एंड इफ़ेक्ट। तो आपने ये माइंड में रख लेना है कॉज एंड इफ़ेक्ट का मतलब क्या है, तो आपका ये क्वेश्चन ईजिली अटैम्प्ट हो जाएगा। अगर तो सेंटेंस दिए हों और आपने कॉजेज़ या इफ़ेक्ट लिखने हों, तो वो ईज़िली आपने एक-एक सेंटेंस लिखना है। अगर पैराग्राफ में कहा जाए कॉज़ एंड इफ़ेक्ट, तो उसमें आपने वजह और असरात लिखने हैं, वो आपने सेंटेंसेस में नहीं लिखने, वो फिर आपने पैराग्राफ की सूरत में लिखना है। जो सेकंड क्वेश्चन है वो है कोनोटेटिव एंड डेनोटेटिव मीनिंग ऑफ वर्ड। इस सवाल के जवाब को हल करने से पहले आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि डेनोटेटिव और कोनोटेटिव होता क्या है, ठीक है। तो डेनोटेटिव एक्चुअल में डिक्शनरी में जो मीनिंग होता है उस वर्ड का, या एक्चुअल मीनिंग जो होता है उस वर्ड का, ठीक है, उसको कहते हैं डेनोटेटिव मीनिंग। और कोनोटेटिव मीनिंग जो कि डीपर मीनिंग होता है या एसोसिएटेड मीनिंग होता है, उसको कहती हैं कोनोटेटिव मीनिंग। जैसे कि फ़र्ज़ कर लें होम है, ठीक है, यानी कि घर, ठीक है। तो इसका डेनोटेटिव मीनिंग होगा अ प्लेस वेयर वी लिव, यानी कि वो जगह जहाँ हम रहते हैं, ठीक है। तो ये एक्चुअल मीनिंग है या ये डिक्शनरी मीनिंग है, ठीक है। और कोनोटेटिव जो होगा वो डीपर मीनिंग होगा, यानी कि होम यानी कि लव, कंफर्ट, सिक्योरिटी, फैमिली, जो चीज़ें हमें घर से मिलती हैं, वो होता है कोनोटेटिव मीनिंग, ठीक है। तो मे बी आप डेनोटेटिव और कोनोटेटिव को समझ गए होंगे। डेनोटेटिव इज़ व्हेन यू मीन व्हाट यू से, ठीक है।
तो यानी एक्चुअल मीनिंग। और कोनोटेटिव इज क्रिएटेड व्हेन यू मीन समथिंग एल्स, समथिंग दैट माइट बी इनिशियली हिडन, ठीक है, यानी कि डीपर मीनिंग। आपके पास्ट पेपर में ये क्वेश्चन इस तरह से आया है, राइट कैनोटेटिव एंड डेनोटेटिव मीनिंग ऑफ वर्ड्स, ठीक है, टाइगर, स्मार्ट, डंकी, लेबर, क्लेवर, ओल्ड, फ्रेश, पुअर, ठीक है। तो इस तरह से वर्ड्स दिए हुए हैं जिसके आपने डेनोटेटिव मीनिंग लिखने हैं और कैनोटेटिव मीनिंग लिखने हैं। तो डेनोटेटिव मीनिंग क्या होगा टाइगर का, वाइल्ड एनिमल, ठीक है, जो कि डिक्शनरी में भी मीनिंग है, ठीक है, या जो रियल है, ठीक है, टाइगर क्या होता है, वाइल्ड एनिमल होता है। और कॉनोटेटिव मीनिंग यानी कि उसकी खासियत, यानी कि डीपर मीनिंग, यानी कि जो है वो आपने डीपर मीनिंग उसका बताना है कि टाइगर की खसूसियात क्या हैं, फास्ट, स्ट्रेंथ, ठीक है, कि वो तेज़ होता है, ताकतवर होता है। इसी तरह डेनोटेटिव मीनिंग स्मार्ट का जो सेकंड वर्ड है, स्मार्ट किसे, इंटेलिजेंट, ठीक है। इसी तरह कोनोटेटिव मीनिंग क्या होगा स्मार्ट का, गुड एट थिंकिंग, जो स्मार्ट होगा वो क्या होगा कि थिंकिंग उसकी ठीक होगी, ठीक है, गुड होगी उसकी। तो इसी तरह डेनोटेटिव मीनिंग डंकी, एन एनिमल दैट इज़ लाइक अ स्मॉल हॉर्स विद लार्ज ईयर्स, यानी कि ये हम एक्चुअल मीनिंग बता रहे हैं कि डंकी क्या होता है, ठीक है, एक एनिमल है, आप एन एनिमल भी लिख देंगे तो ये ठीक रहेगा डंकी। अब कोनोटेटिव मीनिंग क्या हो गया, यानी कि उसकी खासियत, ठीक है, यानी कि डीपर मीनिंग क्या है, डंकी क्या होता है, स्टूपिड। हम जब किसी को स्टूपिड कहना हो तो हम क्या कहते हैं, तुम गधे हो, क्यों, कि हम उसको तशबीह देते हैं डंकी से, ठीक है। तो कोनोटेटिव मीनिंग क्या होता है, वो डीपर मीनिंग होता है, और डेनोटेटिव क्या होता है, वो एक्चुअल मीनिंग होता है। तो अब मेरे ख्याल से आप डेनोटेटिव और कोनोटेटिव को समझ गए होंगे। इसी तरह लेबर क्या है, डेनोटेटिव मीनिंग वर्कर, और कोनोटेटिव मीनिंग लेबर क्या होता है, फिजिकल वर्कर या हार्ड वर्क करने वाला इंसान, ठीक है। तो ये हो गया कोनोटेटिव मीनिंग। इसी तरह डेनोटेटिव मीनिंग हमने क्लेवर का भी दिया हुआ है और कोनोटेटिव मीनिंग भी दिया हुआ है क्लेवर का। और कुछ हमने डेनोटेटिव मीनिंग और कोनोटेटिव मीनिंग हमने नहीं दिए हुए, ठीक है, वो आपने खुद, अगर आप इसको समझ गए हैं डेनोटेटिव और कोनोटेटिव को, तो वो आपने खुद सॉल्व करने हैं। ये जितने भी सवाल हम आपको सॉल्व करके दे रहे हैं गेस्ट पेपर में, ये तमाम के तमाम क्वेश्चन आपके पास्ट पेपर में आए हैं। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपके पास्ट पेपर में नहीं आया। और जिस जिस तरह से आपके पास्ट पेपर में आए हैं उसी तरह से हमने इधर अपने गेस्ट पेपर में वो क्वेश्चंस रखे हैं, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन 2 से 3 बार आया है, जैसे कि अभी कॉनोटेटिव एंड डेनोटेटिव मीनिंग्स हमने बताए हैं, ये आपके पास्ट पेपर में आए हुए थे और सेम वर्ड्स हमने लिखे हैं। इसी तरह कैनोटेटिव एंड डोनोटेटिव जो है ये इस तरह से भी आपका क्वेश्चन आया है कि ये दोनों वर्ड्स दिए हुए हैं और इन्होंने क्या है जी, आप कोनोटेटिव और डेनोटेटिव को अलग अलग करें, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमने इन दोनों को अलग अलग किया हुआ है, बताया हुआ है कौन सा डेनोटेटिव है और कौन सा कोनोटेटिव है। जैसा कि ओल्ड एज और गोल्डन एज, ओल्ड एज जो है वो डेनोटेटिव है और गोल्डन एज जो है वो कोनोटेटिव है। अगला जो क्वेश्चन है वो है इम्प्लाइड मीनिंग का। इम्प्लाइड मीनिंग क्या होता है, सजेस्ट और शो समथिंग विदाउट स्टेटिंग इट डायरेक्टली, यानी कि डायरेक्टली किसी को सजेस्ट नहीं किया जाता, ठीक है, वो इनडायरेक्टली होता है। नीचे सेंटेंसेस दिए हुए हैं और इनके एम्प्लॉयड मीनिंग लिखने हैं, ठीक है। तो नीचे एम्प्लॉयड मीनिंग भी जो है वो लिखे हुए हैं, ठीक है। तो आप इसको रीड आउट कर सकते हैं, रीड आउट करने के बाद आप समझ जाएंगे। एम्प्लॉयड मीनिंग की आपने डेफिनेशन माइंड में रखनी है और इन सेंटेंसेस को आप रीड आउट कर लें तो आपको समझ आ जाएगी एम्प्लॉयड मीनिंग क्या होते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो व्हाट इज कैची न्यूज़ हेडलाइन, मेक सम कैची न्यूज़ हेडलाइंस ऑफ द फॉलोइंग। तो नीचे आपका जो क्वेश्चन है वो पेपर में इसी तरह से आया है कि नीचे वर्ड्स दिए होते हैं और कहा जाता है कि इनकी कैची न्यूज़ हेडलाइंस बनाएं। हमने डेफिनेशन लिखी हुई है कैची न्यूज़ हेडलाइंस क्या होती हैं, इसको रीड आउट कर लें, आप समझ जाएंगे। उर्दू में मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बता देता हूँ कि आप न्यूज़पेपर को देखते हैं तो न्यूज़पेपर में जो बड़ी बड़ी हेडलाइंस लिखी होती हैं ना, उनको कैची न्यूज़ हेडलाइंस कहते हैं, जो कि आपकी आई कैच कर लेती हैं, यानी कि आपकी अटेंशंस को कैच करती हैं। न्यूज़पेपर में जो जो सबसे बड़ी हेडिंग्स दी होती हैं उनको कैची न्यूज़ हेडलाइंस कहते हैं। इधर इन्होंने मुख्तलिफ वर्ड्स दिए हैं और कहा गया है कि इनकी आपने हेडलाइंस बनानी है। ये क्वेश्चन आपके पास्ट पेपर में इसी तरह से आया है जिस तरह से ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो इधर हमने हॉकी की हेडलाइन बनाई है, पाकिस्तान आउट ऑफ हॉकी वर्ल्ड चैम्पियनशिप। तो आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है, हेडलाइंस आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप क्या बनाते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे फॉर एग्जांपल के तौर पे बनाई हैं। एयर फोर्स का वर्ड दिया हुआ था, पाकिस्तान एयर फोर्स प्लान क्रैशेस इन रावलपिंडी, डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन डिग्निटी, ठीक है। तो इस तरह से हमने तमाम वर्ड्स की कैची न्यूज़ हेडलाइंस बनाई हैं। तो आपने एक एक सेंटेंस में मेन हेडलाइंस बनानी है, ठीक है।
तो इसे कैची न्यूज़ हेडलाइंस कहते हैं। जैसे AIOU न्यू एडमिशन ओपन इन AIOU, ठीक है। तो समझ गए होंगे आप कैची न्यूज़ हेडलाइंस क्या होती हैं। आपके पास्ट पेपर में एक क्वेश्चन आया था, क्रिएट अ जॉब एडवर्टाइजमेंट फॉर टीचर या बैंक स्टाफ। तो एक बार टीचर के बारे में आया है, एक बार बैंक स्टाफ के बारे में आया है। तो आपने एक जॉब एडवर्टाइजमेंट बनाना है, आपने खुद अप्लाई नहीं करना, बल्कि आपको यहाँ पे आप ओनर हैं किसी भी स्कूल के, ठीक है, लेकिन आपको टीचर्स चाहिए अपने स्कूल में, तो आप कैसे एडवर्टाइजमेंट करेंगे? या आप बैंक मैनेजर हैं, ठीक है, और आपको अपने बैंक के लिए स्टाफ चाहिए, तो आप कैसे एडवर्टाइजमेंट देंगे? ठीक है। तो यहाँ पे आप ओनर हैं, आपने जॉब एप्लीकेशन नहीं लिखने लग जाना। बहुत से स्टूडेंट्स क्वेश्चन को समझते नहीं हैं और गलत कर आते हैं। तो यहाँ पे आपने जॉब एडवर्टाइजमेंट क्रिएट करना है, ठीक है। तो नीचे एक पैराग्राफ दिया हुआ है, इस तरह से अगर आपको कहा जाए कि आप कोई जॉब एडवर्टाइजमेंट क्रिएट करें, तो इस तरह से आप पैराग्राफ लिख सकते हैं। जैसे कि हमने टीचर के लिए पैराग्राफ लिखा है जॉब एडवर्टाइजमेंट के लिए, ठीक है। इसमें आप समझ लें, आप खुद को एज अ ओनर वो रिजेम्बलेंस दे सकते हैं, एज अ ओनर ले सकते हैं, ठीक है। तो आपने सेकेंडरी स्कूल टीचर आपको चाहिए अपने इंस्टीट्यूट के लिए, ठीक है। लेकिन अगर कहा जाए कि बैंक स्टाफ के लिए चाहिए, तो सेम पैराग्राफ आप लिख सकते हैं। जहाँ जहाँ सेकेंडरी स्कूल टीचर आ रहा है, वहाँ वहाँ आपने क्या कर देना है, बैंक स्टाफ कर देना है या अकाउंटेंट कर देना है। जो क्वालिफिकेशन है वो भी अकाउंटेंट की लिख देनी है, BCom MCom, ठीक है। इसी तरह फ़र्ज़ करें किसी मेडिकल नर्स के बारे में आ जाता है कि आप क्रिएट अ जॉब एडवर्टाइजमेंट फॉर मेडिकल नर्स। तो आपने क्या करना है कि मेडिकल के बारे में, मतलब जहाँ जहाँ स्कूल टीचर हमने लिखा है, वहाँ वहाँ मेडिकल नर्स कर देना है। जो क्वालिफिकेशन जो है वो MBBS कर देनी है, ठीक है। तो इसी तरह दो चार लाइनें आपने जो है वो चेंज करनी है, और यही जॉब एडवर्टाइजमेंट जो है ये आपका मेडिकल नर्स के लिए भी अप्लाई हो जाएगा। यानी इसी पैराग्राफ को आप कोई भी जॉब एडवर्टाइजमेंट आता है उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं, दो चार लाइनें चेंज करके। आपके पास्ट पेपर में ये क्वेश्चन आया है, अंडरलाइन ज्वाइनिंग एंड ट्रांजिशन वर्ड, ठीक है। नीचे बहुत से सेंटेंसेस दिए गए हैं और कहा गया है कि अंडरलाइन करें ज्वाइनिंग और ट्रांजिशन वर्ड्स को। तो ज्वाइनिंग या ट्रांजिशन वर्ड्स क्या होते हैं? ऐसे अल्फाज जो दो जुमलों को आपस में जोड़ती हैं। नीचे हमने ऐसे अल्फाज लिखे हैं, एंड, अगेन, देन, बिसाइड, फाइनली, फर्दर, ये तमाम, बोथ, वेयर एज, टू, ये तमाम ज्वाइनिंग वर्ड्स होते हैं जो दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ते हैं। तो आपने उन सेंटेंसेस के नीचे इनको अंडरलाइन कर देना है, बस इतना सा इसका आंसर है, ठीक है। सेंटेंसेस हमने नहीं लिखे, आप सिर्फ ये ज्वाइनिंग वर्ड्स को पढ़ लें कि कौन से वर्ड्स ज्वाइनिंग वर्ड्स होते हैं, ठीक है। ट्रांजिशन वर्ड्स या ज्वाइनिंग वर्ड्स। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था जो कि आपके पास्ट पेपर में आया है। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड। लेटर आपके पास्ट पेपर में आता होता है, तो लेटर किसी भी उन्वान पे आ सकता है, लेकिन लिखने का तरीका आपको आना चाहिए। तो यहाँ पे हमने एक बहुत ही ईजी वर्डिंग में लेटर लिखने का तरीका भी दिया हुआ है, लेटर दिया हुआ है, आप इसको रीड आउट कर सकते हैं। इस वीडियो के एंड पे हमने लेटर, ऐसे, पैराग्राफ, सब कुछ 10 in 1 20 in 1 दिया हुआ है, उसको भी आपने लाजमी देख लेना है। बाकी इस लेटर को भी आप याद कर लें। फिर एक और आपका क्वेश्चन है, कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट बिटवीन कराची एंड हैदराबाद। यानी कि कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट किसी सिटीज़ के बीच में आ सकता है, ठीक है। प्रोविंस के बीच में आ सकता है, कंट्रीज़ के बीच में आ सकता है। कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। स्पोर्ट्स के बीच में आ सकता है, सीज़न के बीच में आ सकता है। कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट बिटवीन स्प्रिंग एंड विंटर। तो आपको पता होना चाहिए कंपैरिजन और कंट्रास्ट किस तरह किया जा सकता है। तो हमने नीचे पैराग्राफ लिखा है, हैदराबाद और कराची के बीच में कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट, आप इसको याद कर सकते हैं। इसको समझ के आप मज़ीद कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट भी जो है वो के पैराग्राफ लिख सकते हैं। तो अगर आप ये याद कर लें, उसके बाद आप लाहौर और कराची के बीच में कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट का पैराग्राफ लिखें। इसके बाद राइट अ डायलॉग। मुकालमा किसी भी उन्वान पे आ सकता है, लिखने का तरीका आपको आना चाहिए। मुकालमे में जो स्टार्टिंग होती है उसके कुछ सेंटेंसेस, और जो एंडिंग होती है उसके कुछ सेंटेंसेस आप याद कर लें, ठीक है। वो ऑलमोस्ट कॉमन सेंटेंसेस होती हैं, जैसे कि गुड मॉर्निंग, हाय, हेलो, हाउ आर यू, आई एम फाइन, ठीक है। इस तरह आप पाँच पाँच सेंटेंसेस स्टार्ट के और पाँच सेंटेंसेस एंड के याद कर लें। बीच में कोई भी टॉपिक पे अगर डायलॉग आता है, तो उस पे आप सिर्फ उस टॉपिक से रिलेटेड अगर आप चार पांच सेंटेंसेस भी बना के लिख देंगे, तो आपको इसमें अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। डायलॉग सबसे ईजीएस्ट होता है इंग्लिश में।
क्योंकि बहुत इजी होता है लिखना। स्टार्टिंग और एंडिंग की जो सेंटेंसेस होते हैं वो आप वैसे ही याद कर सकते हैं, सिर्फ दरमियान में आपने लिखना होता है। डायलॉग, लेटर, ये बहुत इजी होता है, ये एक तरह से फ्री के नंबर होते हैं अगर आप इसको समझ लें तो। इसी तरह हमने डायलॉग के स्टार्टिंग और एंडिंग के सेंटेंसेस बहुत इजी से बनाए हैं, आप इसको याद कर सकते हैं। और कोई भी डायलॉग आ जाए, ठीक है, तो ये आप जो एंड के सेंटेंसेस देख रहे हैं या स्टार्ट के, या आप इसी तरह जो हमने लिखे हैं इसी तरह से आप इनको यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके पेपर में आता है, मेमोरेबल इवेंट इन योर लाइफ, या चाइल्डहुड मेमोरी, या स्पेशल इवेंट यू अटेंडेड, या हैप्पीएस्ट डे ऑफ योर लाइफ, ठीक है, यूजिंग कोहेसिव लिंकर्स। कोहेसिव लिंकर्स क्या होते हैं? जो दो जुमलों को आपस में जोड़ते हैं, बिकॉज, देन, आफ्टर, एंड, बट, वाई, ठीक है, इसे कोहेसिव लिंकर्स कहते हैं। आपने एक पैराग्राफ लिखना है, वो आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं, या उन्होंने टॉपिक आपको दिया होगा, आपने उस पर लिखना होगा। अगर मेमोरेबल इवेंट आ जाए, चाइल्डहुड मेमोरी आ जाए, स्पेशल इवेंट यू अटेंडेड आ जाए, लास्ट इवेंट यू अटेंडेड आ जाए, हैप्पीएस्ट डे ऑफ योर लाइफ आ जाए, तो आपने नीचे एक पैराग्राफ हमने दिया हुआ है, आप सेम पैराग्राफ लिख सकते। कोहेसिव लिंकर्स में आपने कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। ये जो हमने बिकॉज, देन, आफ्टर, एंड, बट, सो लिखा हुआ है ना, इसको कोहेसिव लिंकर्स कहते हैं। अक्सर कोहेसिव लिंकर्स ये दिए नहीं होते, ये हमने इसलिए ब्रैकेट में लिख दिए हैं कि आपको पता हो, ठीक है, कोहेसिव लिंकर्स क्या होते हैं। और अक्सर दिए भी होते हैं, दिए भी हों तो आपने पैराग्राफ यही लिखना है, बस अपने पैराग्राफ में ये बिकॉज, देन, आफ्टर यूज़ कर देना है, ठीक है। तो जैसे हमने ये लास्ट लाइन में लिखा हुआ है, बिकॉज माई पेरेंट वर हैप्पी, सपोर्टिव, एंड दैट्स वाई एवरीथिंग वाज इजी फॉर मी, तो आपने कहीं पे भी सिर्फ एक एक बार ये वर्ड यूज़ कर देना है, बिकॉज, देन, आफ्टर, एंड, बट, सो, तो मेरे ख्याल से पैराग्राफ में यूज़ हो ही जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा। हमने इस तरह से क्वेश्चन बनाए हैं कि अगर क्वेश्चन 3-4 तरीक़ों से भी आ जाए तो आप सेम आंसर लिख लें, ठीक है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो व्हाट इज़ एकेडमिक राइटिंग है, ठीक है। टाइप्स ऑफ एकेडमिक राइटिंग या स्कैनिंग एंड स्किमिंग के दरमियान जो है वो फ़र्क बयान करें, ठीक है। तो नीचे एकेडमिक राइटिंग की डेफिनेशन दी हुई है, स्कैनिंग और स्किमिंग के बारे में भी डेफिनेशन लिखी हुई है, तो आप ये याद कर सकते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके पास्ट पेपर में रिपीट हुआ है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, पैराग्राफ अबाउट योर डेली रूटीन यूजिंग कोहेसिव लिंकर्स। आप इसी पैराग्राफ को इस्तेमाल कर सकते हैं माई डेली रूटीन में, फादर डेली रूटीन, या मदर डेली रूटीन में, ठीक है। कोहेसिव लिंकर्स जैसा कि हमने बताया था, बिकॉज, देन, आफ्टर, ठीक है, वो वर्ड्स आपने इसमें यूज़ कर देने हैं। अब जैसे फ़र्ज़ करें आपने अपने बारे में लिखना है, तो माई नेम इज़ अली, आई ऑलवेज वेक अप एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग, ठीक है, तो ये पूरा पैराग्राफ हमने लिखा है। आपने अपने फादर के बारे में लिखना है, माई फादर नेम इज़ अली, ठीक है, ही ऑलवेज वेक अप एंड 7 o'clock इन द मॉर्निंग, तो आपने यहाँ पे माई फादर कर देना है। मदर के बारे में आए तो मदर, सिर्फ 2-4 सेंटेंसेस आपने चेंज करने होंगे, बाकी आपका यही पैराग्राफ अपने बारे में भी, डेली रूटीन के बारे में हो जाएगा, आपके फादर के बारे में भी, और मदर की डेली रूटीन के बारे में भी हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस पैराग्राफ को ही 3 जगह पे यूज़ कर सकते हैं। माई डेली रूटीन का पैराग्राफ सिर्फ फ़िलहाल तो आपके बारे में ही आया हुआ है पास्ट पेपर में, लेकिन फर्दर या मदर के बारे में भी आ सकता है कि उनकी डेली रूटीन बयान करें। एक और क्वेश्चन है, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय कनेक्टिंग देम विद कनेक्टिंग वर्ड्स, बिकॉज, सो, देयरफॉर। तो ये नीचे सेंटेंसेस दिए होंगे, आपने इसके दरमियान कनेक्टिंग वर्ड लगाने हैं, ठीक है। कनेक्टिंग वर्ड्स क्या होते हैं? बिकॉज, सो, देयरफॉर, जो दो जुमलों को आपस में जोड़ते हैं, ठीक है। तो शकील वर्क हार्ड ही विल सक्सीड, शकील वर्क हार्ड देयर फॉर ही विल सक्सीड, ठीक है। इट वॉज रेनिंग ही स्टेड होम, इट वॉज रेनिंग सो ही स्टेड होम, ठीक है। तो यहाँ पे सो का वर्ड जो है वो दोनों को कनेक्ट कर रहा है, और ऊपर देयर फॉर का वर्ड, इसी तरह से ये आप सेंटेंसेस रीड आउट कर सकते हैं। वैसे ही आपका ये जो क्वेश्चन है इस तरह से भी आ सकता है, री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड रिमूव अननेसेसरी वर्ड्स, जो कि अननेसेसरी वर्ड्स हैं आप उनको रिमूव करें, ठीक है। और यहाँ पे कहा गया है कनेक्टिंग वर्ड यूज़ करें, ठीक है। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन को समझ लेना है, और फिर उसके मुताबिक आपने उसका आंसर लिखना है। तो क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है। इंग्लिश में स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं कि उनको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता, जिसकी वजह से वो
अटेम्प्ट ठीक नहीं कर पाते। तो आपने क्वेश्चन को रीड आउट ठीक तरह से करना है और क्वेश्चन को समझ के आपने अटेम्प्ट करना है। बाकी इस गेस्ट पेपर को अगर आप पीडीएफ में डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन से आपको लिंक मिल जाएगा। अनसॉल्व्ड गेस्ट पेपर आप पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर आपको सॉल्व्ड गेस्ट पेपर चाहिए तो वो आपको पेड मिलेगा। हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टैक्ट करके आप ये पीडीएफ में भी ले सकते हैं गेस्ट पेपर सॉल्व। अभी आपकी स्क्रीन पे जो आपको 15 टॉपिक्स नज़र आ रहे हैं, अगर ये 15 टॉपिक्स आएँ तो आप एक ही जैसे ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि ये मल्टीपल ऐसे है, यानी कि इन 15 में से कोई से भी टॉपिक आए, ठीक है, टेररिज्म आए, नेपोटिज्म आए, ड्रग एडिक्शन आए, पोल्यूशन आए, ठीक है, बेकारी आए, इकोनॉमिक क्राइसिस आए, इलिटरेसी आए, स्मगलिंग आए, तो नीचे एक ऐसे दिया हुआ है, आपने यही ऐसे लिख देना है, ठीक है। आपको 15 ऐसे याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक ऐसे याद करके आप 15 ऐसे लिख सकते हैं। सिर्फ आपने क्या करना है कि जहाँ पे डैश डैश आ रही है यहाँ पे आपने टॉपिक लिख देना है, ठीक है। जहाँ पे भी डैश आएगी वहाँ पे आपने टॉपिक का नाम लिख देना है। जैसे टेररिज्म है तो डैश में आपने टेररिज्म टेररिज्म लिख देना है, पोल्यूशन है तो पोल्यूशन पोल्यूशन लिख देना है। तो ये हमने इसलिए मल्टीपल ऐसे बनाया है कि बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं वो कहते हैं सर हमसे ये 5-10 ऐसे याद नहीं किए जा सकते, आप कोई ऐसा ईजी मेथड बनाएं। तो ये जितना भी पूरा गेस्ट पेपर है ये हमने खुद बनाया है, ये हमारा खुद बनाया हुआ गेस्ट पेपर है, और इस तरीके से बनाया है कि स्टूडेंट्स इस गेस्ट पेपर को याद करके, ये टोटल 14 से 15 पेजेस का साइट्स का गेस्ट पेपर है जो कि आप इजीली याद करके अपना इंग्लिश का पेपर क्लियर कर सकते हैं। इसी तरह जॉब एप्लीकेशन हमने बनाई है, कोई भी जॉब एप्लीकेशन आए आपने इस तरह से लिखनी है, सिर्फ जॉब एप्लीकेशन आपने इस तरह से लिखनी है। अगर कोई और एप्लीकेशन आए तो आपने दूसरे मेथड से लिखनी है। तो जॉब एप्लीकेशन ज़्यादातर आने के चांसेस होते हैं, ये पैटर्न भी दिया हुआ है, और किसी भी किस्म की जॉब एप्लीकेशन आए आपने इसी तरह से लिख देनी है, ठीक है। जहाँ पे डैश आ रहा है वहाँ पे आप जिस भी फील्ड से रिलेटेड जॉब हो आपने वो फील्ड लिख देनी है। जैसे टीचर से रिलेटेड है तो टीचर आपने लिख देना है, ठीक है। अब नेम के आगे डैश लिखा हुआ है तो आप अपना नेम या ABCD लिख सकते हैं। फादर नेम की जगह फादर डैश लिखा हुआ है तो आपने फादर नेम लिख देना है। तो ये आप अपनी जो डिटेल्स हैं, जॉब जब भी एप्लीकेशन आती है तो आपने अपनी सारी डिटेल्स या CV लिखनी होती है, ठीक है। तो आपने इस तरह से डिटेल्स लिखनी है चाहे कोई भी जॉब एप्लीकेशन है, ठीक है। आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है। वीडियो के एंड में मैं पास्ट पेपर भी आपको थोड़े से सॉल्व आउट करके बताऊंगा कि आपने किस क्वेश्चन में क्या करना है, ठीक है। तो वीडियो को आपने ज़रा सा भी स्किप नहीं करना, और अगर आप सॉल्व्ड गेस्ट पेपर ख़रीदना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टैक्ट करके आप ख़रीद सकते हैं ये सॉल्व्ड गेस्ट पेपर। और अगर पास्ट पेपर और अनसॉल्व्ड गेस्ट पेपर आप पीडीएफ में डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन से आपको लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन से आपको हमारे कम्युनिटी ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा, आप उस कम्युनिटी ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें आपको हर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। ये 28 इन 1 लेटर है, यानी कि ये 28 टॉपिक्स हैं। अगर इन 28 टॉपिक्स में से किसी भी एक टॉपिक पे लेटर आता है तो नीचे लेटर दिया हुआ है, आप सेम लेटर लिख सकते हैं। ये 28 जो टॉपिक्स हैं वो ज़्यादातर सोशल इश्यूज़ पे हैं, जैसे कि ओवरलोडिंग, राइजिंग प्राइजेस, पॉपुलेशन एक्सप्लोशन, स्ट्राइक, नॉइस पोल्यूशन, एनर्जी क्राइसिस, ठीक है, नेपोटिज्म, डाउरी, ठीक है। तो ये आपने 28 के 28 टॉपिक्स की नाम जो हैं वो पढ़ लेने हैं। अगर इनमें से किसी एक पे भी लेटर आता है तो नीचे हमने लेटर दिया हुआ है, आप वही लेटर सेम टू सेम वो लेटर आप लिख सकते हैं। एग्जामिनेशन हॉल सिटी ABC, डेट जो है वो जनवरी या मई 2023, ठीक है। द एडिटर, द न्यूज़, सिटी आप जो भी लिखना चाहें, ठीक है। अब लेटर आई, एप्लीकेशन आई, ठीक है, इन टॉपिक्स में तो आपने इसी तरह से लिखनी है, ठीक है। रिस्पेक्टेड सर, जहाँ पे भी डैश है वहाँ पे आपने टॉपिक का नाम लिख देना है। ये मैंने आपको पहले ही बताया है, क्योंकि मल्टीपल टॉपिक्स जो होते हैं, चाहे ऐसे हो, चाहे पैराग्राफ हो, चाहे लेटर हो, डैश की जगह पे बहुत से स्टूडेंट्स मैसेज करके पूछते हैं सर खाली जगह पे क्या लिखना है। तो इतनी कॉमन सेंस होनी चाहिए कि डैश की जगह पे आपने टॉपिक का नाम लिख देना है, ठीक है। तो आपकी आसानी के लिए कि हमने मल्टीपल ऐसे, मल्टीपल लेटर और मल्टीपल एप्लीकेशन और मल्टीपल पैराग्राफ बनाए हैं ताकि आप इजीली ये पेपर जो है वो पास कर लें। ये आपका पास्ट पेपर है, ठीक है। इसमें आप देख लें, आप पहला क्वेश्चन राइट एन ऐसे आया हुआ है, ठीक है। इसमें 4 टॉपिक्स दिए हुए हैं, किसी एक टॉपिक पे आप ऐसे लिख सकते हैं। तो टाइप ऑफ पोल्यूशन, ये पोल्यूशन का हमारा जो
मल्टीपल टॉपिक ऐसे है, उसमें पोल्यूशन का टॉपिक है, ठीक है, उसमें आप वही वाला टॉपिक लिख सकते हैं ऐसे। बस ये करना है कि उसमें आपने 4 हेडिंग्स लिख देनी है, ठीक है, या हेडिंग्स की जगह आप पैराग्राफ में भी एयर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, ठीक है, वाटर पोल्यूशन, आप इनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा आपने लिख देना जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो राइट डाउन अ पैराग्राफ ऑन डेली रूटीन, ठीक है, जो हमारे गेस्ट पेपर में इसका भी आंसर है। डेली रूटीन पर हमने आपको पैराग्राफ बताया था, आपकी डेली रूटीन, फादर डेली रूटीन और मदर डेली रूटीन, ठीक है। तो ये आप अपनी डेली रूटीन के बारे में पैराग्राफ लिख सकते हैं। नीचे जो वर्ड्स दिए हुए हैं पैराग्राफ में, ये वर्ड्स यूज़ होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन है, सेपरेट फॉर्मल सेंटेंसेस एंड इनफॉर्मल सेंटेंसेस। तो इसका हमने अपने गेस्ट पेपर में आंसर इसलिए नहीं रखा क्योंकि ये बहुत मुख्तलिफ तरीक़ों से ये क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। ये आप कंफ्यूज होंगे अगर आएगा पेपर में क्वेश्चन। हमने अपनी लास्ट ईयर की वीडियो में इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगी, उसमें फॉर्मल और इनफॉर्मल को हमने काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया है। तो यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को लीव करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 4 है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एकेडमिक राइटिंग, ठीक है, एक्सप्लेन डिफरेंट बिटवीन स्केमिंग एंड स्कैनिंग। ये क्वेश्चन भी मैंने गेस्ट पेपर में रखा हुआ है, ठीक है, वहाँ से आपने रीड आउट कर लिया होगा। या आप पास्ट पेपर देख सकती हैं, जितने भी पास्ट पेपर हैं इनमें जो मैक्सिमम क्वेश्चन आए हैं वो हमारे गेस्ट पेपर में आए हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन को हमने इसलिए नहीं रखा गेस्ट पेपर में क्योंकि वो आने के चांसेस या तो कम है या वो इतने ईजी हैं कि आप मतलब उनको वैसे ही पढ़ के अटेम्प्ट कर सकते हैं। जैसे कि रीड द पैसेज एंड गिवन आंसर एट द एंड, ठीक है, इसमें एक पैसेज दिया होता है यानी पैराग्राफ दिया होता है और एंड पे कुछ क्वेश्चन दिए होते हैं और आपने उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है। ये क्वेश्चन हमने नहीं रखा क्योंकि ये बहुत ईजी है। आपको पैराग्राफ के अंदर से ही क्वेश्चन के आंसर मिल जाते हैं जो कि आपने लिख लेने होते हैं, ठीक है। इसके अलावा रिमूव अननेसेसरी वर्ड्स फ्रॉम द पैराग्राफ या सेंटेंस। सेंटेंस दिया होता है उसमें अननेसेसरी वर्ड्स होते हैं यानी कि एक ही तरह के 2 वर्ड्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि होम, हाउस, ठीक है, ऐसे दिया होगा तो आपने होम या हाउस को एक वर्ड को जो है ना वो रिमूव कर देना है। तो इसलिए हमने वो भी गेस्ट पेपर में क्वेश्चन नहीं रखा। बाकी जितने भी थोड़े डिफ़िकल्ट क्वेश्चन थे या जितने भी ऐसे क्वेश्चन जो पेपर में आने के आपके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, वो तमाम के तमाम क्वेश्चन हमने अपने गेस्ट पेपर में रखे हैं। तो आपके जो पेपर में क्वेश्चन आने के चांसेस हैं वो सारे के सारे हमारे गेस्ट पेपर से आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अगर आप ये गेस्ट पेपर याद कर लेते हैं तो आप इजीली अपने जो 1424 है इसमें इजीली आप क्लियर कर सकते हैं। और अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी सी भी अच्छी है तो आप 80 to 90% मार्क्स भी ले सकते हैं। बाकी अगर आप हमारा सॉल्व गेस्ट पेपर ख़रीदना चाहते हैं तो पीडीएफ पे आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगा, आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके ले सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 031158613118। अभी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि आपका एक पास्ट पेपर है, राइट अ डिटेल पैराग्राफ अबाउट योर डेली रूटीन, ठीक है। तो ये वापस वही आया है डेली रूटीन के बारे में पैराग्राफ को। हिस्से लिंकर्स आपको मैंने बताया था जो कि 2 जुमलों को जोड़ता है, ठीक है। फिर कंपेयर एंड कंट्रास्ट स्कूल एंड यूनिवर्सिटी लाइफ, इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि कंपेयर एंड कंट्रास्ट क्या होता है, ठीक है। फिर इस पास्ट पेपर में कॉनोटेटिव एंड डेनोटेटिव आया है, ठीक है। ये 2 वर्ड्स को आपने अलग करना है, बताना है कौन सा कॉनोटेटिव है कौन सा डेनोटेटिव है, ठीक है। ये तमाम के तमाम क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे गेस्ट पेपर में शामिल हैं। तो आप ये पास्ट पेपर भी अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे लिंक मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आप देख लें, इसमें सेंटेंसेस दिए हुए हैं और किसी के आगे इफेक्ट लिखा हुआ है और किसी के आगे कॉज। जिसके आगे इफेक्ट लिखा हुआ है तो आपने उसका इफेक्ट लिखना है और जिसके आगे कॉज लिखा हुआ है आपने उसकी कॉज लिखनी है। कॉज एंड इफेक्ट का मैंने आपको बताया था क्वेश्चन, अगर आपके माइंड में हो गेस्ट पेपर में। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें। रिसर्च प्रोजेक्ट, लेसन प्लान, टीचिंग सर्टिफिकेट, असाइनमेंट बनवाने और अपनी वर्कशॉप अटेंड करवाने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें।